हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी। आई एम शाहिद खान एंड पीपल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आने वाले समय में जेके एसएसबी बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराने जा रहा है एंड इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट लेके आएंगे। एंड मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, जिसमें आपका एसआई फाइनेंस का एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस। इसके अलावा आपका इंस्पेक्टर फाइनेंस का एग्ज़ाम भी है, आपका पटवारी का एग्ज़ाम भी है एंड और भी बाकी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनकी डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो इनके रिगार्डिंग हम मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं, इंस्पेक्टर एंड पटवारी के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक एक मॉक टेस्ट जो है वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। एंड आज भी हम इसी को कंटिन्यू करते हुए एक और मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इन मॉक टेस्ट की ये है कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन्ड मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत बहुत कम जगहों पे कराए जा रहे हैं। हर जगह पे आपको मॉक टेस्ट या फिर एमसीक्यू सेशन मिलेगा, लेकिन एक्सप्लेन बहुत कम जगहों पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इसमें रिवीजन टेक्निक्स के साथ हम आपको बाकी सारी चीज़ें रिवाइज भी करा रहे हैं, जो लिंक हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस मॉक टेस्ट को। एंड इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज वी प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एंड आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जब भी हम कोई मॉक टेस्ट अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बाकी लोगों से भी शेयर कर दो जल्दी जल्दी। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज का हमारा मॉक टेस्ट जो है वो रहने वाला है सब इंस्पेक्टर फाइनेंस पे। ओके, तो ये पहला मॉक टेस्ट होगा सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का। तो इसमें हम 3 सेक्शंस को कवर करेंगे, जो कि आपका जनरल नॉलेज का 20 मार्क्स का सेक्शन है एंड जेके स्पेशल रेफरेंस 20 मार्क्स का सेक्शन एंड इसके अलावा कंप्यूटर जो है 20 मार्क्स का सेक्शन है। तो टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट होगा एंड इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इन 60 क्वेश्चंस को। आप पेन एंड पेपर लेके बैठ जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। जल्दी जल्दी चैनल को शेयर कर दो बाकी लोगों के साथ भी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय पेरियार इन विच ईयर। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार के द्वारा कब शुरू की गई? मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ना एक लोअर कास्ट हिंदूज जो थे उनके द्वारा शुरू की गई, लोअर कास्ट के द्वारा शुरू की गई। एंड ये इसलिए थी ताकि इनको जागरूक किया जाए, इनको अवेकन किया जाए, ताकि ये ब्राह्मण सुपरियॉरिटी को क्या कर सकें, ओवरथ्रो कर सकें। ब्राह्मण सुपरियॉरिटी को ओवरथ्रो करने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई। ये आप याद रखेंगे, याद क्रक्स में इस मूवमेंट के रिगार्डिंग। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये शुरू किसके द्वारा की गई, पेरियार के द्वारा। एंड कब? क्वेश्चन में ये था। तो यहाँ पे आप 1925 जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो 1925 में ये शुरू की गई। ओके, 1925 में पेरियार के द्वारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू की गई ब्राह्मण सुपरियॉरिटी को ओवरथ्रो करने के लिए। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पेरियार को कहा जाता है सोक्रेट्स ऑफ साउथ इंडिया। सोक्रेट्स ऑफ साउथ इंडिया, ये आप याद रखेंगे। साउथ इंडिया, ये यूनेस्को के द्वारा इनको डिजिग्नेट किया गया है। ओके, रिकग्निशन मिली है यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी 1945 में एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं पेरिस में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ से आपका रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मैं कोशिश करूंगा जहाँ पे हो सकता है कवर कराने की। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, पेरियार के द्वारा एक जर्नल भी स्टार्ट किया गया तमिल लैंग्वेज में, जिसका नाम था कुडी अरासू। कुडी अरासू, तो ये एक जर्नल था तमिल में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे पेरियार के रिगार्डिंग। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था क्या? ये एक जमींदारी सिस्टम था, लैंड सेटलमेंट। हम कह सकते हैं कि एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था ये। एंड मैं आपको बता दूं, ये शुरू कब किया गया? 1793 में। एंड किसके द्वारा? अब हम आंसर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया ये। ओके, एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये आप रखेंगे याद। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो वो थे वेरिन हेस्टिंग।
ओके, ये भी आप याद रख लेंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की डेजिग्नेशन थी, ये 1773 में इन्होंने शुरू की गई इनके द्वारा। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि 1833 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, 1833 में चार्टर एक्ट 1833 का जब आया तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं परमानेंट सेटलमेंट एंड ऑल द रिलेटेड थिंग्स। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि लॉर्ड मिंटो जो थे ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ये आप याद रखेंगे। एंड इनको कहा जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन था ये। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे ये छूट गई थी। तो इसमें क्या था, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या था कि लैंडलॉर्ड्स को बना दिया गया मालिक जमीनों का, लैंडलॉर्ड्स को ओनर बना दिया गया लैंड्स का। एंड जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स को मेयर टेनेंट्स रखा गया, यानी कि पीजेंट सिर्फ ज़मीनों में काम करते थे, ज़मीनों के ऑनर नहीं थे वो, लैंड्स के ऑनर नहीं थे वो। ओके, एंड आपको ये भी बता दूं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था 10th 11th ऑफ प्रोड्यूस। तो देखें कितना यहाँ पे सख्त ये रेशियो था। 10th 11th ऑफ प्रोड्यूस जो जाता था ब्रिटिश एम्पायर को, यानी कंपनी को जाता था। एंड बाकी जो 1/11 है वो पीजेंट्स को जाता था। तो ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, जो ये आप 1/11 देख पा रहे हैं ये असल में ज़मींदार्स को जाता था, ये आप याद रखेंगे, पीजेंट्स को नहीं जाता था। ये ज़मींदार्स को जो 1/11 जाता था। एंड 10th 11 जो है ये ब्रिटिशर्स को जाता था। अब ये ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वेयर डिड इंडियाज फर्स्ट ओपन रॉक म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इंडिया में, पहला ओपन रॉक म्यूजियम? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे हैं, तेलंगाना। तो तेलंगाना में किया गया है ये। एंड ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। ओके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये ओपन रॉक म्यूजियम जो है एग्जैक्टली कहाँ पे है, हैदराबाद। ओके, हैदराबाद, ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे अराउंड 35 डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं इस म्यूजियम में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका करंट अफेयर भी हो गया यहाँ से। ओके, एंड अगर फर्स्ट इन इंडिया आ जाए तो उस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे मैं आपको बता दूं 2014 तक आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एक ही स्टेट थे, फिर बाद में तेलंगाना 2014 में अलग स्टेट बन गया। ओके, एंड आंध्र प्रदेश अब अलग से स्टेट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट। तो पहली इंडिया सेंट्रल एशिया समिट किसके द्वारा होस्ट की गई? तो मैं आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये होस्ट की गई है। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं देयर आर 5 सेंट्रल एशियन कंट्री, जिसमें आपका कजाकिस्तान आ जाता है, आपका किर्गिस्तान आ जाता है, आपका तुर्कमेनिस्तान आ जाता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं आपका, यहाँ पे आपका उज्बेकिस्तान आ जाता है। ओके, तो इसके अलावा एक और आपकी कंट्री है जो यहाँ पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जो हमारे पास है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, तो ये 5 तान हैं, ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। एंड कजाकिस्तान की अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है वर्ल्ड में, आप ये याद रखेंगे, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, महात्मा गांधी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। तो महात्मा गांधी किस न्यूज़पेपर से एसोसिएटेड है दिए गए न्यूज़पेपर्स में से? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है नवजीवन। नवजीवन न्यूज़पेपर ये महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया। एंड इसके अलावा 2 और न्यूज़पेपर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो आपका हरिजन है
एंड इसके अलावा आपका यंग इंडिया है। ओके, तो ये दो चीज़ें भी आप याद रखेंगे, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई वीकली न्यूज़पेपर्स हैं। ओके, एंड अगर केसरी की बात करें तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया है। एंड अगर मूक नायक की बात करें तो ये BR अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी जो है काफ़ी सारे न्यूज़पेपर के बारे में बता चुका हूँ, ऑलरेडी 5 न्यूज़पेपर के बारे में बता चुका हूँ। एंड केसरी के अलावा मराठा भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, मराठास नहीं है, मराठा है। ओके, मराठा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 न्यूज़पेपर्स इन सिंगल क्वेश्चन। तो देखें आप किस तरह से हम रिवाइज भी कर रहे हैं एंड मॉक टेस्ट भी हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ एशियान। ओके, तो एशियान क्या है? एशियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 10 कंट्रीज हैं, जो कि 1967 में बनाया गया। तो यहाँ पे ये कौन सी कंट्रीज हैं? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, श्रीलंका जो है इसका मेंबर नहीं है। ओके, एशियान के हेडक्वार्टर्स की बात कर लें तो एशियान के हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में एशियान के हेडक्वार्टर्स हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, श्रीलंका जो है ये सार्क का मेंबर है, साउथ एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, ये साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन है एंड ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की एक एसोसिएशन है। तो दो दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, वेयर द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आर लोकेटेड। तो ऊपर मैं आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं। ये हैं भाई पेरिस में। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये नवंबर 1945 में बनाई गई। ओके, तो देखें किस तरह से चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। एंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। आप ये याद रखेंगे, जकार्ता में किसके हैं? एशियान के हेडक्वार्टर्स। जहाँ पे हो सकेगा वहाँ पे हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ओके, एशियान के 10 मेंबर्स हैं, आपको पता है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द 57th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 57th ज्ञानपीठ अवार्ड किसके द्वारा किसको दिया गया है, किसने जीता है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इनका नाम है दामोदर मुआवजो, ऑप्शन नंबर ए। तो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड इनको ही मिला है, आप ये याद रखेंगे। एंड मैं आपको बता दूं ये राइटर हैं कोंकणी लैंग्वेज के, कोंकणी लैंग्वेज में ये राइटर हैं, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं 56th मिला है इनको, नीलम्मी फूकन, इनको 56 ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। एंड 57th किनको मिला है? दामोदर मुआवजो, जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ये आप याद रखेंगे। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच कंट्री हैज ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद देयर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो किस कंट्री के द्वारा नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनको अपनी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है? तो मैं आपको बता दूं भूटान के द्वारा दिया गया है। एंड यहाँ पे अगर इस अवार्ड का मैं आपको नाम बताऊं तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इसका प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट लगेगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूं NGADAG, ये यहाँ पे आप ऐसे तरह गडैग पेल गी खोरलो, ये यहाँ पे ये अवार्ड जो है, ये अवार्ड का नाम है जो भूटान के द्वारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका करंट अफेयर भी है एंड अवार्ड से भी है। तो देखो मैं आपको 2-4 चीज़ें बता दूं यहाँ पे। एक तो आपका जो स्पोर्ट्स है, SI फाइनेंस के सिलेबस में अवार्ड्स हैं, ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि ये आपको करंट अफेयर्स से भी पूछा जा सकता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए।
एंड यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी है बताना, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये सार्क की मेंबर्स हैं। SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कब बनी? 1985 में। कितने मेंबर्स हैं? देयर आर 8 मेंबर्स। ओके। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं काठमांडू नेपाल में। हेडक्वार्टर्स आर इन काठमांडू नेपाल। काठमांडू नेपाल। ये तो हो गए 3 यहाँ पे इसके जो हमारे पास मेंबर्स आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपका इंडिया भी सार्क का मेंबर है, पाकिस्तान भी सार्क का मेंबर है, हमारे पास मालदीव्स भी सार्क का मेंबर है, आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक और कंट्री है जो सार्क का मेंबर है। हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश भी सार्क का मेंबर है। तो इस तरह से ये आपके 8 मेंबर्स हैं सार्क के। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ सार्क के बारे में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। हम बात तो इस आंसर की कर रहे थे, इस अवार्ड की कर रहे थे, लेकिन बाकी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सो दिस रिवीजन टेक्निक यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर ऑन यूट्यूब, आई श्योर यू। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, टकला मकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये एक डेजर्ट है, ये एक डेजर्ट है जो मैं बताना है कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका ये फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये चाइना में है। टकला मकान डेजर्ट इज इन चाइना। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, अर्जेंटीना एंड चील में भी एक डेजर्ट है जिसका नाम है पैटागोनियन डेजर्ट। पैटागोनियन डेजर्ट इज इन अर्जेंटीना एंड चील, दोनों कंट्रीज में फैला हुआ है। इसके साथ साथ मंगोलिया की अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो पाए यहाँ पे। तो मंगोलिया की अगर बात हम करें तो यहाँ पे है गोबी डेजर्ट। सो गोबी डेजर्ट इज इन मंगोलिया, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है आप बताएंगे? ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका करंट अफेयर, ये आपका होमवर्क है, सॉरी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फेमस फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटल्स ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमन स्केलेटन्स के लिए कौन सा लेक जो है वो फेमस है? ओके, ह्यूमन स्केलेटन्स के लिए ढांचे मिलते हैं यहाँ लोगों की हड्डियों के। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो आप देख पा रहे हैं, रूपकुंड लेक। तो रूपकुंड लेक कहाँ पे है? सबसे पहले उत्तराखंड में है। इसके अलावा रूपकुंड लेक के बारे में आपको बता दूं, इसको स्केलेटन लेक भी कहते हैं एंड इसको मिस्ट्री लेक भी कहते हैं। मिस्ट्री लेक एंड स्केलेटन लेक, ये भी इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। लोनार लेक की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। एंड इसके साथ साथ वेम्बनाड लेक की बात करें तो थोड़ा सा पेन में चेंज कर लेता हूँ ताकि डिफरेंट क्रिएट हो पाए। तो यहाँ पे वेम्बनाड लेक की आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इट इज़ इन केरला एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। लॉन्गेस्ट आप कैसे याद रखेंगे? वेम्बनाड, नाड मीन्स नाड़े की तरह लंबा होता है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, आपको नहीं भूलेगा। ओके। तो एक और बात यहाँ पे वुलर लेक की बात भी कर लेते हैं। तो वुलर लेक जो है भाई ये है JNK में एंड यहाँ पे रामसर साइट भी है ये JNK की। ओके। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑलरेडी 4 लेक के बारे में आपको बता चुका हूँ और बहुत सारी जानकारी और भी दे चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे रामसर साइट टोटल 49 है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे और भी कुछ लेक्स आप जो यहाँ पे देख पा रहे हैं रामसर साइट्स हैं, तो पता करेंगे आप इनमें से कौन कौन सी और लेक्स जो हैं वो रामसर साइट्स हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन स्टेट ऑफ इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट में कौन सा यहाँ पे पोर्ट नहीं है, हमें ये बताना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पारादीप पोर्ट, तो ये नहीं है तमिलनाडु में, इट इज इन उड़ीसा। ये आप याद रखेंगे। बाकी जो जितने भी आप पोर्ट्स देख पा रहे हैं दीज आर इन तमिलनाडु। ओके, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट किस पोर्ट का नाम रखा गया है? दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट किस पोर्ट का नाम रखा गया है?
ये फिर से होमवर्क आपका। मैं चाहता हूँ कि आपको एग्जाम तक बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो सकें, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ऐसा नहीं है कि जो मॉक टेस्ट हम करा रहे हैं सारा पेपर यही होता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रश अप व्हाट एवर यू हैव स्टडीड सो फार। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, नेशनल सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी, ये भी एसआई के सिलेबस में है। तो इसको पहले क्या कहा जाता था, अर्लियर नोन एज, तो क्या कहा जाता था, तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आप बी जो लिख पा रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेस, NICD। इसको पहले ये कहा जाता था। कब बना था NICD? 1963 में। ओके, फिर 2009 में इन्होंने इसका नाम रख दिया NCDC। ओके, ये आप याद रखेंगे, दोनों डेट्स याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर की बात करें एनसीडीसी की तो दीज आर इन दिल्ली, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, सिमलीपाल नेशनल पार्क का उड़ीसा इज फेमस फॉर डैश। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा की भाई किसके लिए फेमस है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ओके, उड़ीसा की सिमलीपाल नेशनल पार्क। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि वन हॉर्न राइनो जो है ना, ये आपको पता है कहाँ पे फेमस है, तो आसाम में फेमस है। किस पार्क में भाई? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे क्या है, वन हॉर्न राइनो, एक ही सींग होता है उसको। ओके, तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो रेड पांडा है ये फेमस है कांचनजोंगा नेशनल पार्क। ओके, कांचनजोंगा कांचनजोंगा नेशनल पार्क, मैं आपको बता दूं कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, एंड ये कहाँ पे है, सो इट इज इन सिक्किम। ये आप रखेंगे याद। ओके, एंड जो हेरिटेज साइट्स है ना, देर आर 40 हेरिटेज साइट्स, और उसमें से जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है वो एक ही है, एंड वो यही कांचनजोंगा नेशनल पार्क है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। क्वेश्चन 15 हमारे पास है, धौलाधार रेंज इज पार्ट ऑफ डैश एंड इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो धौलाधार रेंज हिमाचल प्रदेश में, एंड ये पार्ट है किस रेंज का, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास जब हिमालयंस की बात हम करते हैं तो हमारे पास हिमाद्री आ जाता है, हमारे पास हिमाचल आ जाता है, एंड हमारे पास शिवालिक आ जाता है। हिमाद्री को हम ग्रेटर हिमालयाज कहते हैं, एंड इसके बाद हमारे पास हिमाचल जो आता है इसको हम मिडल हिमालयाज कहते हैं। पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, एंड शिवालिक जो हमारा है इसको हम कहते हैं लवर लेसर हिमालय, सॉरी लेसर हिमालय। ओके, नंबर 3। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन है वो ये है कि धौलाधार रेंज हिमाचल प्रदेश में जो है वो किस रेंज में आता है, तो मैं आपको बता दूं धौलाधार रेंज आता है इन शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी। धौलाधार रेंज कम्स इन शिवालिक, सॉरी सॉरी सॉरी, धौलाधार रेंज कम्स इन हिमाचल। ओके, धौलाधार रेंज जो है ये हिमाचल में है, सॉरी यहाँ पे हिमाचल में है ये। ओके, धौलाधार रेंज इज इन इज पार्ट ऑफ हिमाचल रेंज। जो धौलाधार रेंज है ये पार्ट ऑफ हिमाचल रेंज है। हिमाचल रेंज कौन सी रेंज है? जो मिडल हिमालयन रेंज है। ओके, मिडल हिमालयन रेंज जो है उसको हिमाचल भी कहते हैं, एंड हिमाचल प्रदेश में उसको धौलाधार रेंज कहते हैं। ओके, ये आप रखेंगे याद, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्टेट है, एंड यहाँ पे हिमाचल जो है ये माउंटेन रेंज है, ये हिमालयन माउंटेन रेंज है। ओके, फिर से बता रहा हूँ, धौलाधार रेंज इज मिडल हिमालयन, सॉरी, धौलाधार रेंज इज इन मिडल हिमालयन हिमालयाज, यानी कि जो मिडल हिमालयाज हैं जिनको हिमाचल भी कहा जाता है उनको हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज कहा जाता है। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं आप होना। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड JNK में मिडल हिमालयाज को क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं JNK में मिडल हिमालयाज को पीर पंजाल रेंज कहते हैं। तो ये आप पीर पंजाल रेंज जो बार बार पढ़ते हो JNK में, इट इज स्ट्रेच ऑफ हिमाचल और मिडल हिमालयाज। ओके, तो ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर 3 इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया।
तो ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, ये आपका एसआई के सिलेबस में है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ सिचुएटेड इन, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं ए, तमिलनाडु। सो इट इज़ इन तमिलनाडु, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि महाराष्ट्र की जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो महाराष्ट्र में भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जिसका नाम है तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन, एनपीएस। ओके, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, प्राणहिता, पेनगंगा एंड इंद्रावती आर मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो ये तीन ट्रिब्यूटरीज हैं, जो ये रिवर्स जो हैं, ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर, आप जो डी देख पा रहे हैं, गोदावरी। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। देखें, आपको मैं आप बता दूं कि ट्रिब्यूटरीज भी पूछी जाती हैं रिवर्स की, जिस तरह से लास्ट टाइम भागीरथी की ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग पूछा गया था। तो यहाँ पे गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं ये तीनों। एंड गोदावरी जो है, गोदावरी की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है, गोदावरी हमारी ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र से। ये आप याद रखेंगे। ओरिजिन भी पूछा जाता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से, नासिक से। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गोदावरी एक पेनिनसुलर रिवर है। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। ओके, एंड ये बाकी भी जो हैं ये भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इनके ओरिजिन के बारे में आप पता करेंगे कि कहाँ से है इसका ओरिजिन। एक के बारे में आपको बता दूं मैं कि कर्नाटका से कावेरी ओरिजिनेट होती है। बाकी तो का आप पता करेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड 26 मिलियन यूरोज लोन विद विच कंट्री फॉर सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए जो गुजरात में शुरू होने जा रहा है, उसके लिए 26 मिलियन यूरोज का लोन जो है वो किस कंट्री के साथ साइन किया है। इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो जर्मनी से ये लोन साइन किया है इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ओके, एंड 26 मिलियन यूरोज का लोन है। ये मेट्रो जो होगी ये 40.35 किलोमीटर लॉन्ग है। ओके, ये मेट्रो लाइन जो होगी गुजरात में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो मैं आपको बता दूं 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो है हमारे पास, यहाँ पे आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी जो है वो 5th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। मैं आपको बता दूं नो पॉवर्टी जो है ये 1st सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। यहाँ पे जीरो हंगर जो है ये 2nd डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। गुड हेल्थ जो है ये 3rd है। एंड 4th हमारे पास जो है वो है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। तो दिस इज द 4th। एंड ये हमारे पास 5th है जो हमारे पास क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये 2015 में अडॉप्ट किए गए एंड ये फोर्स में आए जनवरी 2016 में। ये आप याद रखेंगे। एंड इनको अचीव करना है बाय 2030। ओके, ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पे कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 17। अगर हम टारगेट्स की बात करें तो वो है 169। ये आप रखेंगे याद। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया कब आया, मैं आपको बता दूं मिड 1960s। मिड 1960s बहुत ज़्यादा क्रॉप्स प्रोडक्शन हुई यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको बता दूं HYV सीड्स तो बिल्कुल एसोसिएटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन से। MS स्वामीनाथन तो बिल्कुल है, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया MS स्वामीनाथन। क्रॉप्स के रिगार्डिंग भी है, तो यहाँ पे अगर कोई नहीं है नॉट एसोसिएटेड तो वो है ऑपरेशन फ्लड, क्योंकि ये है मिल्क से रिलेटेड, यानी कि वाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड, ना कि ग्रीन रेवोल्यूशन से। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, हु रोट द बुक द रिडल ऑफ कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड। तो ये लिखी गई जनरल निर्मल चंद्र से। ये कौन है? जनरल निर्मल चंद्र जो थे इंडियन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ थे, अब रिटायर्ड हैं ये, लेकिन इंडियन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, ये आप याद रखेंगे। तो इनके द्वारा ये कश्मीर पे ये बुक लिखी गई है। इन्होंने पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि कश्मीर में किस तरह के कन्फ्लिक्ट हैं, क्या रीजंस हैं कन्फ्लिक्ट के। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 हमारे पास है, दीन बंधु शर्मा हु वॉज ए फेमस राइटर फ्रॉम JNK एंड इज फेमस फॉर हिज वर्क डैश। तो ये एक JNK से एक फेमस राइटर हैं दीन बंधु शर्मा, एंड इनका जो मेजर वर्क है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बी। ऑप्शन नंबर बी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मील पत्थर। तो इसके लिए फेमस है। मैं आपको बता दूं, अब आपका JNK का सेक्शन शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू हो चुका है, ये क्वेश्चन नंबर 40 तक रहेगा, 20 क्वेश्चंस। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन था JNK सेक्शन का। तो यहाँ पे इसका ये करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे जो आप ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं डी, नम्मे टनल। तो नम्मे टनल यहाँ पे मैं आपको बता दूं, राज राही एक डोगरी राइटर हैं, राज राही के द्वारा ये लिखा गया है। ओके, नम्मे टनल, एंड इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 मिला है इनको नम्मे टनल के लिए, राज राही को। तो ये भी याद रखेंगे, ये JNK से हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, डैश इज नोन फॉर द फर्स्ट मॉडर्न नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। तो फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज किसको कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, पद्मा सचदेव को कहा जाता है, ये JNK से ही थी। ओके, एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड। ओके, एंड इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप जो दिव्या हेगड़े देख पा रहे हैं, दिव्या हेगड़े की अगर हम बात करें तो ये ये कर्नाटका से हैं सबसे पहली बात। ओके, कर्नाटका से, एंड इनको अवार्ड मिला है जिस अवार्ड का नाम है UN वुमेन्स अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट, UN वुमेन्स लीडरशिप अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट, लीडरशिप कमिटमेंट। तो ये आप याद रखेंगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी करंट अफेयर से आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हब्बा खातून कौन थी आप ये पता करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, काजीनाग नेशनल पार्क इज फेमस फॉर डैश। तो काजीनाग नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, मार्कोर कैप्रा फेल्कोनरी इसको भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम कैप्रा फेल्कोनेरी। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये काजीनाग नेशनल पार्क जो है ये झेलम रिवर के बैंक पे है। झेलम रिवर जो है ये वेरीनाग से ओरिजिनेट होता है, ये जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस की। ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि हांगुल जो है ये दाचीगाम नेशनल पार्क में फेमस है। दाचीगाम नेशनल पार्क इसकी वजह से फेमस है, वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, एंड इसको कश्मीरी स्टाग भी कहा जाता है, कश्मीरी स्टैग। ये भी आप याद रखेंगे। कलीज फिजन जो है ये यूटी बर्ड है हमारा, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं, मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको सेशन में मज़ा आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, शादरा शरीफ इज़ अ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इट इज़ सिचुएटेड इन डैश रेंज। तो शादरा शरीफ जो है ये पीर पंजाल रेंज में है। मैंने आपको पहले भी बताया, पीर पंजाल रेंज इन JNK, इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ मिडल हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़ का एक्सटेंशन है ये। एंड मिडल हिमालयाज़ को हिमाचल भी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं कहा जाता है, हिमाचल कहा जाता है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। ओके, एंड ये धौलाधार रेंज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये भी पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज़ है, एंड ये हिमाचल प्रदेश में है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ग्रेटर हिमालयाज़ की बात करें तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पीक है इसकी। ओके, माउंट एवरेस्ट।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखें क्वेश्चन इजी से इजी क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जा सकता है। अगर फेरन पे क्वेश्चन आ सकता है तो किसी चीज़ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फेरन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम इजी से इजी एंड डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ पढ़ के जानी चाहिए, एग्जाम्स का फंडा होता है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन अनंतनाग। तो अनंतनाग में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है लोकेटेड है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ओवेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अनंतनाग में है। एंड एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में है, राजपारियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजपारियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी आप याद रखेंगे। हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे है? शोपियान में है ये। एंड नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये जम्मू में है। जम्मू मीन जम्मू डिस्ट्रिक्ट। ओके, जम्मू डिस्ट्रिक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जम्मू डिवीजन नहीं समझिएगा फिर तो बहुत सारी 10 डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं, तो किस में ढूंढोगे आप इसको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 हमारे पास है। डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी नोन एज आनंद ऑफ कश्मीर। आनंद ऑफ कश्मीर कहा जाता है किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी को। एंड सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए ये डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है। तो डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, पुलवामा। तो पुलवामा को आनंद ऑफ कश्मीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से। ये आप याद रखेंगे। एंड सेफ्रॉन कल्टीवेशन भी यहीं पे होता है। सेफ्रॉन कल्टीवेशन ना अक्सर करीवा लैंड्स पे होता है, ज़्यादातर करीवा लैंड्स करीवा लैंड्स सूटेबल हैं सेफ्रॉन कल्टीवेशन की वजह से। सेफ्रॉन को जीआई टैग भी मिल चुका है। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग हमारे पास 28 क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। तो धनेश्वर जो है, धनेश्वर बांडीपुरा में है। इसको छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है, छोटा अमरनाथ। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं बंगस वैली कुपवारा में है, निजात बाग श्रीनगर में है। एंड अलपथर लेक जो है ये बारामूला में है। तो आंसर कुछ इस तरह से होना चाहिए हमारा, ए को 2, बी को 1 एंड सी को 4 एंड डी को 3। तो 2 1 4 3 देखते हैं ये कहाँ पे है। ये आंसर हमें 2 1 4 3, तो पहला ही कोड जो है ये आंसर है आपका भाई। ओके, 2 1 4 3 ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट दिखाना है यहाँ पे। इसमें अक्सर बच्चों जल्दी जल्दी करेक्ट देखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट देखना है। रघुनाथ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम, लॉर्ड राम। तो रघुनाथ टेम्पल लॉर्ड राम को डेडिकेटेड है। ओके, डेडिकेटेड है, तो ये बिल्कुल सही है। रणबेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट जम्मू, तो बिल्कुल सही है ये भी। वैष्णो देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन सांबा, तो बिल्कुल गलत है, ये रियासी में है। रियासी कटरा में है वैष्णो देवी टेम्पल। ओके, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट बताना था। वैष्णो देवी टेम्पल इज इन कटरा रियासी। ओके, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ये वैष्णो देवी टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? तो गॉडेस वैष्णवी, गॉडेस वैष्णवी। मैं आपको बता दूं रघुनाथ टेम्पल भी जम्मू में ही है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 हमारे पास है। व्हेन डिड ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर कब साइन की गई? तो मैं इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 9 मार्च 1846। मैं आपको बता दूं ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई? एंग्लो सिख वॉर जब हुआ उसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। एंग्लो सिख वॉर जब होता है तो क्या होता है कि भाई सिख्स जो हैं वो हार जाते हैं, सिख हार जाते हैं ये वॉर। एंड इसके बाद क्या होता है? एज वॉर इंडेमनिटी, ओके, वॉर इंडेमनिटी के तौर पे कश्मीर रीजन जो है, कश्मीर रीजन ये दे दिया जाता है ब्रिटिशर्स को। कश्मीर रीजन का किसको दे दिया जाता है? ब्रिटिशर्स को, एज तौर ऑफ
मतलब एज वॉर इंडेमनिटी एज पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ द वॉर, के ब्रिटिश ने कहा कि भाई ये वॉर तुम्हारी वजह से हुई है, अब ये खर्चा तुम दोगे हमें जो सारा नुकसान हुआ है वॉर में। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने कश्मीर उठा के ब्रिटिशर्स को दे दिया सिक्स ने, एंड ब्रिटिश ने कहा कि यार कश्मीर रीजन हमसे नहीं संभाला जाएगा, इन्होंने उठ के बेच दिया गुलाब सिंह को। ब्रिटिशर्स ने उठ के फिर गुलाब सिंह को कश्मीर बेच दिया, एंड वो ट्रिटी होती है ट्रिटी ऑफ अमृतसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हैं, अमृतसर। ट्रिटी ऑफ अमृतसर कब होती है? ये होती है 16 मार्च 1846 में, जब ब्रिटिशर्स ने कश्मीर डोगरा रूलर महाराजा गुलाब सिंह को दे दी। एंड जो ट्रिटी ऑफ लाहौर है वो 9 मार्च 1846 से होती है, जब सिक्स कश्मीर एज वॉर इंडेमनिटी दे देते हैं ब्रिटिशर्स को। तो दो डिफरेंट ट्रिटीज हैं, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करिएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी था। हमारे पास ट्रिटी ऑफ लाहौर के बारे में पूछा गया था, लेकिन अगर इस ऑप्शन की बात हम करें तो यहाँ पे होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन, जो कि महाराजा हरि सिंह करते हैं किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो ये भी आप याद रखेंगे, 26 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये था करेक्ट ऑप्शन। 31 हमारे पास है, तो यूटी ऑफ लद्दाख विल बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर टू बी अपॉइंटेड बाय हिम। दिस प्रोविजन इज गिवन इन विच सेक्शन ऑफ द स्टेट एरिया ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो भाई यूटी ऑफ लद्दाख एक एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, और जिसको एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, एंड वो प्रेसिडेंट एक्ट करेगा किसके थ्रू? एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। तो ये किस सेक्शन में दिया गया है? जेएंड के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। तो मैं आपको बता दूं, ये है करेक्ट ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर सी। ओके, सेक्शन 58 में ये दिया गया है कि भाई यूटी ऑफ जो लद्दाख होगी उसका एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। 57 की बात करते हैं, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है एबॉलिश कर दी गई है, एंड ये 57 में 57 सेक्शन में यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जे&के जो है अब एबॉलिश कर दी गई है। अब यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। ओके, तो दो हाउसेज भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड 15 की अगर हम बात करें तो ये रिजर्वेशन देता है वुमेन को, इस सेक्शन में रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स की बात की गई है। ये चीजें आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, एज पर सेक्शन 25(4) ऑफ द जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 25(4) यानी 25 सेक्शन एंड क्लॉज 4, ये क्लॉज है। ओके, एक सेक्शन के बहुत सारे क्लॉज हो सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली क्योरम जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का वो कितना होना चाहिए? असेंबल नहीं है यहाँ पे, असेंबली है। तो क्योरम मीन्स एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो किसी बिजनेस ऑफ हाउस को कंडक्ट कर सकें, जो कोई वहाँ पे सिटिंग कर सकें, सेशन हो, इसके लिए एक मिनिमम नंबर ऑफ लोग चाहिए। उससे कम हो तो सेशन और सिटिंग नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, 10 मेंबर्स भी हो सकते हैं, 10 मेंबर्स। ओके, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। तो ये दोनों हो सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ईदर ए आर बी, विच एवर इज ग्रेटर। तो जो भी इन दो में से बड़ा है वही माना जाएगा क्योरम ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, सॉरी ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो या तो 10 मेंबर होने चाहिए या तो 1/10 होना चाहिए टोटल जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 33 हमारे पास है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन जम्मू कश्मीर पंचायत एक्ट 1989। तो पंचायत एक्ट भी आपका यहाँ पे सिलेबस में है 1989 वाला। तो मैं आपको बता दूं इसमें कितने सेक्शन है, तो 83 सेक्शंस हैं टोटल इसमें। ओके, ये आप रखेंगे याद, देयर आर 83 सेक्शंस। ओके, एंड मैं आपको बता दूं इसके साथ साथ कि पार्ट्स कितने हैं, तो पार्ट चैप्टर्स, अगर चैप्टर्स सॉरी पार्ट्स नहीं वहाँ पे लिखा गया है, चैप्टर्स लिखा गया है। तो पार्ट्स या फिर चैप्टर्स कितने हैं, तो देयर आर 14 चैप्टर्स इन टोटल। एंड एक और ऐड किया गया है जिसको फर्स्ट ए के नाम से हम जानते हैं, जिसमें आपका वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस के प्रोविजंस जो हैं वो ऐड किए गए हैं। वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस, तो ये फर्स्ट ए में है। तो इस हिसाब से कहते हैं कि 15 सेक्शंस हैं, लेकिन अगर नंबरिंग हम देखें तो अभी भी 14 ही है, क्योंकि ये 1A में आ जाता है। ओके, अदरवाइज 15 सेक्शंस है टोटल। अगर सीरियल नंबर्स की बात देखें तो हम 15 में चैप्टर्स ही हैं। ओके, ऐसे 14 चैप्टर्स ही हैं, लेकिन अगर इसको भी इंक्लूड कर दिया जाए एक सेपरेट चैप्टर तो फिर 15 चैप्टर हो जाते हैं। ये आप रखेंगे याद।
ये था हमारे पास जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989। लेकिन अगर 103 सेक्शंस की बात करें तो ये हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, जो कि 2019 में आया। इसके कितने सेक्शंस हैं? इसके हैं 103 सेक्शंस। आप ये रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 हमारे पास है, विच चैप्टर ऑफ जम्मू कश्मीर पंचायत एक्ट डील्स विद द प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस के रिगार्डिंग कौन सा चैप्टर है? प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर जो आप डी देख पा रहे हैं, चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में क्या दिया गया है? चैप्टर 8 में दिया गया है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के रिगार्डिंग जो भी हाउस एंड फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी होगी, जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जुरिस्डिक्शन के अंडर आती होगी, वो चैप्टर 8 में दी गई है। आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं चैप्टर 5 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस का यहाँ पे सिंपल मीनिंग है कि भाई हाउस में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, तो वो इस पे जब उसके रिगार्डिंग प्रोविजन जो है चैप्टर 5 में दिए गए। ओके, ये आप याद रखेंगे। एंड एक प्रोविजन ये भी है 24 सेक्शन के क्लॉज 1 में कि भाई मंथली जो है वो हल्का पंचायत उनकी मीटिंग होगी, मंथली एटलीस्ट एक मीटिंग होगी हल्का पंचायत की। ये आप याद रखेंगे। ओके, मंथली एटलीस्ट एक मीटिंग होगी हल्का पंचायत की। ओके, एटलीस्ट वंस इन ए मंथ। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू डैश। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये किस चीज़ के रिलेटेड है, ये क्यों आया? तो मैं आपको बता दूं कि पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि क्या हो गया, डेमोक्रेसी अब हमारी ग्रास रूट लेवल पे भी आ गई, क्योंकि पहले पंचायत वगैरह के इलेक्शंस नहीं होते थे। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू अब पंचायत के इलेक्शन होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं, गांव में भी अब डेमोक्रेसी आ गई है। तो दूसरा भी करेक्ट है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, लोकल गवर्नमेंट भी इसी को कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव। 73rd अमेंडमेंट इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग है, ये आप याद रखेंगे। ओके, 73rd अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो इसका मैं आपको बता दूं कि ये पास कब हुआ, ये आया कब? तो ये 1992 में आया एंड फोर्स में ये आया 1993 में। ओके, फोर्स में यानी लागू कब से होने लगा, इफेक्ट में कब से आया? तो 1993 से आया। ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When did the पंचायत एक्ट केम इनटू फोर्स? तो पंचायत राज एक्ट कब आया? तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में फिर से आ गया है, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से है। तो पंचायत राज एक्ट ही हमारे पास जो है वो 73rd अमेंडमेंट है। ओके, 73rd अमेंडमेंट ही पंचायत राज एक्ट है। एंड ये आया कब, मैं आपको बता चुका हूँ 1993। तो एग्जैक्टली यहाँ पे 24 अप्रैल 1993 है। तो ये आप याद रखेंगे। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारी कमेटीज थी आपके पास, बलवंत राय मेहता कमेटी थी, एंड आपके पास अशोक मेहता कमेटी थी। ओके, इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी कमेटी थी, LM सिंघवी कमेटी भी आपके पास थी। ओके, तो ये सारी कमेटीज़ में मैं आपको एक दो क्वेश्चंस ले आऊँगा दूसरे मॉक टेस्ट में, आप ये याद रखेंगे। ओके, ये सारी कमेटीज़ ने रिकमेंडेशन दी कि भाई क्या होना चाहिए, किस तरह का एक लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए। ओके, तो फिर कुछ रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया गया, कुछ को नहीं किया गया, ये हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 हमारे पास है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ म्यूनसिपलिटीज आर देयर इन इंडिया। तो कितनी टाइप ऑफ म्यूनसिपलिटीज हैं इंडिया में? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी आप देख पा रहे हैं इसका, ये करेक्ट है, 3 टाइप ऑफ म्यूनसिपलिटीज। तो कौन कौन सी? एक हमारे पास है नगर पंचायत, नगर पंचायत। दूसरी हमारे पास है म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपल काउंसिल। एंड तीसरी हमारे पास है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ये आप रखेंगे याद। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट की हमने बात की, तो ये आपका आता है पंचायत से। एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है ये आपका आता है म्यूनसिपैलिटी से, जो यहाँ पे ये हम 37 वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो है म्यूनसिपैलिटी से कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 74th अमेंडमेंट एक्ट।
ओके 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो ये म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ पे, ये अर्बन एरियाज़ के लिए जो लोकल गवर्नमेंट थी वो म्यूनसिपैलिटीज़ 74th अमेंडमेंट एक्ट में आई। एंड रूरल एरियाज़ के लिए जो लोकल गवर्नमेंट यहाँ पे इन्होंने बनाई वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट में आती है, जो पंचायती राज एक्ट भी इसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। दिस इज़ फॉर म्यूनसिपैलिटीज़ आर फॉर अर्बन एरिया। तो यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक्ट की अगर हम बात करें तो ये कब आया, तो म्यूनसिपैलिटीज़ का 74th अमेंडमेंट एक्ट आया 1992। एंड अगर फोर्स में कब आया इसकी बात करें तो जून 1993, जून 1993। तो देखें मैं आपको एक्ट भी पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, एंड मैं आपको एमसीक्यूज भी करा रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग के दिस इज द बेस्ट एमसीक्यू सेशन यू विल फाइंड ऑन यूट्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस वीडियो को सब्सक्राइब करते रहें एंड शेयर करते रहें। 38 हमारे पास है, एज पर द 74th अमेंडमेंट एक्ट द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस, दो बार हो गया ऑल इलेक्शंस, टू द म्यूनसिपैलिटी शैल बी वेस्टेड इन। तो यहाँ पे सिंपल इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जितनी भी सारी इलेक्शन या फिर इलेक्शन के रिलेटेड चीज़ें होंगी वो किसके अंडर होंगी, तो मैं आपको बता दूँ स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगी वो। ओके स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर होंगी ये सारी चीज़ें, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, किसके लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शन होते हैं। आप ये रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, दैश इज द मोस्ट पॉपुलर क्यूजीन ऑफ कश्मीर वैली। क्यूजीन यानी पकवान, डिशेस। ओके ये आप याद रखेंगे, क्यूजीन्स पकवान या फिर डिशेस जिनको कहते हैं। ओके तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कश्मीर वैली का सबसे फेमस क्या है, वाजवान। ओके वाजवान इज़ मोस्ट फेमस क्यूजीन ऑफ कश्मीर एंड ये सेंट्रल एशिया से यहाँ आया है, यहाँ पे पहले नहीं था। ये सेंट्रल एशिया से कहा जाता है कि ये एक किस्म का हम कह सकते हैं कि इंडिजिनस यहाँ का नहीं है एग्जैक्टली। ये जो यहाँ वहाँ से लोग यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पे रहने लगे, तो उनके साथ साथ उनका कल्चर भी यहाँ पे आ गया। तो अब ये कश्मीर का बहुत इंपॉर्टेंट क्यूजीन है, आपके याद रखेंगे। ये कत्था मीट एंड तिमूर दी चटनी, ये जो है ये जम्मू रीजन के फेमस क्यूजीन से, जम्मू रीजन के। अगर जम्मू का कोई सुन रहा होगा तो आई होप आपने ये दोनों चीज़ें ट्राई की होंगी। वाजवान नहीं किया है तो आप कश्मीर आ जाओ, यहाँ पे करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 हमारे पास है, गांगबा लेक इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट एंड इज ऑल्सो नोन एज। तो गांगबल लेक जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है एंड इसको क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं इसको कहा जाता है हरमुख गंगा, ऑप्शन नंबर सी। गांगबल लेक इज ऑल्सो नोन एज हरमुख गंगा एंड इट इज इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। हाइडेफस की बात करें तो ये रिवर झेलम को कहा जाता है, ग्रीक में ये रिवर झेलम को कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ओके जेनालंग की बात करें तो वुलर लेक में ये एक आइलैंड है, ये भी आप याद रखेंगे। जिवल इन द रिंग की बात करें तो ये आपका नगीन लेक है, सॉरी नगीन लेक है, नगीन लेक को कहा जाता है एंड ये कहाँ पे है, ये श्रीनगर में है, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा कंप्यूटर सेक्शन शुरू हो चुका है क्वेश्चन नंबर 41 से। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कीज आर लोकेटेड ऑन द राइट हैंड ऑफ द कीबोर्ड एंड कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो ये वो तरह की कीज होते हैं जो कहाँ पे हैं, राइट हैंड साइड ऑफ कीबोर्ड। अगर आपके सामने कभी कीबोर्ड होगा तो राइट हैंड साइड में कौन से कीज होते हैं, और उन कीज में क्या होते हैं, डिजिट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो यहाँ पे इनको हम कहते हैं न्यूमरिक कीज। ओके न्यूमरिक कीज होते हैं 1 2 3 4 या और एंटर 0, यहाँ पे सारी चीज़ें दी होती हैं, प्लस माइनस। ओके तो ये न्यूमरिक कीज होती हैं, राइट साइड पर कीबोर्ड होती हैं, ये आप याद रखेंगे। ओके एंड इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंक्शंस की जो है आपके F1 से F12 तक होते हैं, ये आपको पता है। ओके F12 तक होते हैं। कुछ कीबोर्ड्स में ये नहीं होते हैं लेकिन कुछ कीबोर्ड्स में ये होते हैं। लैपटॉप वगैरह आपके पास होगा तो होते हैं, लेकिन ऐसे अलग से आप कीबोर्ड लाओगे तो शायद उसमें ना हो, लेकिन ये फंक्शन कीज होते हैं F1 to F12, ये कीबोर्ड में होते हैं। ओके ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, शिफ्ट कंट्रोल एंड आल्ट कीज इन द कीबोर्ड आर कॉल्ड एज। तो इन कीज को क्या कहते हैं, देखिए आपने कभी भी देखा होगा कि ये कीज कभी अकेले काम नहीं कर सकते। ओके अकेला शिफ्ट दबाओ तो कुछ नहीं होता है, कंट्रोल दबाओ तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप इनको मिला के किसी और कीज के साथ जोड़ के प्रेस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कंट्रोल प्लस बी करें तो बोल्ड हो जाता है, इसी तरह शिफ्ट प्लस कोई अल्फ़ाबेट दबाएं तो वो कैपिटल हो जाता है। ओके ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको कहते हैं मॉडिफायर कीज़।
ओके, शिफ्ट, सेंटर, कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज़ को मॉडिफायर कीज़ कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। फंक्शन कीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ आपको पता है ये 1 से 9 तक होते हैं एंड इसमें 0 भी होता है। ओके, तो 1 2 3 4 7 6 एट 9 ये सारी जो हैं ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, ये भी कीबोर्ड में होते हैं। ओके, अल्फ़ाबेट्स के बिल्कुल ऊपर होते हैं। अप एंड डाउन कीज़ भी होते हैं, आपने देखा होगा, पेज अप पेज डाउन, तो ये सारी चीज़ भी कीज़ भी इसमें होते हैं कीबोर्ड में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। 43 हमारे पास है, डैशिंग इज इनपुट डिवाइस यूज फॉर रीडिंग प्रिंटेड बार कोड्स अवेलेबल ऑन द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट बी सोल्ड। तो जो आप कभी भी आप सुपर मार्केट में अगर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भाई वहाँ पे एक मशीन छोटी सी लगी होती है एंड वो उस पर स्कैन करता है एंड आपको बता देता है कि कितने पैसों की है या आपको कितने पैसे देने हैं। तो वो होता है हमारे पास बार कोड रीडर। तो यहाँ पे आप बार कोड से ही आप क्वेश्चन में ही आंसर है, आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं। ओके, बार कोड रीडर है तो ये प्रोडक्ट्स पे होता है। जब आप मार्केट वगैरह में जाते हैं तो ये स्कैन करके आपको बता देता है कि इसका कितना प्राइस है, कितना डिस्काउंट है, वो सारा चीज़ें सेव होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक और चीज़, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये आपका जो OMR के आप एग्ज़ाम दे रहे हैं बैक टू बैक, तो ये वही होता है। ओके, तो ये स्कैन करता है जो आपके जो डॉट्स होते हैं क्वेश्चंस के। ओके, तो ये सारा OMR आप इस तरह से भी, आपको ये एब्रीवेशन भी आ सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 हमारे पास है, डेजी व्हील प्रिंटेड है टाइप ऑफ डैश प्रिंटर। तो डेजी व्हील कौन सा प्रिंटर है, तो मैं आपको बता दूं इट्स एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, रिबन स्ट्राइक करता है एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में रिबन स्ट्राइक नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं डेजी व्हील है इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके अलावा ड्रम प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, इसके अलावा आपका डॉट मैट्रिक्स भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 हमारे पास, स्पीड ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन। तो स्पीड किस तरह से प्रिंटर की मेजर की जाती है, देखिए कितनी जल्दी वो एक चीज़ को प्रिंट करता है। तो मैं आपको बता दूं लाइन पर सेकंड पर मिनट, सॉरी लाइन पर मिनट भी ये स्पीड है, कैरेक्टर पर सेकंड भी स्पीड है, पेजेस पर मिनट भी स्पीड है। तो तीन तरह से प्रिंटर की स्पीड मेजर की जा सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 46 हमारे पास है, द काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज इन कैमराज मोबाइल फोन्स एंड एक्स्ट्रा इज कॉल्ड एज। तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है सबसे पहले एंड ये कैमराज मोबाइल फोन्स वगैरह में यूज़ की जाती है, तो इसको कहते हैं फ्लैश मेमोरी। तो ये फ्लैश मेमोरी होती है। एंड कैशरी मेमोरी आपको पता है ये एक फास्टेस्ट मेमोरी होती है, बहुत तेज़ मेमोरी होती है। एंड इसके अलावा एक और फास्ट मेमोरी होती है जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं। ओके, एंड रैम भी वोलेटाइल मेमोरी होती है। ओके, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, लेकिन यहाँ पे हम नॉन वॉलेटाइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये फ्लैश मेमोरी है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास है, 1 TB इज इक्वल टू। तो 1 TB किसके बराबर होता है, तो मैं आपको बता दूं 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, 1 TB। ओके, ये आप याद रखेंगे। 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB। आप जियो चला रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 48 हमारे पास है, ए कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट enables a person to manipulate visual image on a computer system is known as। तो ये एक ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जहाँ पे आपको इमेजेस को, विजुअल इमेजेस जो कंप्यूटर में होती हैं उनको मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। तो ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ओके, ग्राफिक सॉफ्टवेयर में आप सबसे अच्छे इमेजेस पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइंस दे सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे लैपटॉप्स लाते हैं तो उनमें ग्राफिक कार्ड्स वहीं से होते हैं लोड्स। ओके, ग्राफिक कार्ड्स वहीं से आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट जो मैंने लैपटॉप लिया है रिसेंटली उसमें ग्राफिक कार्ड्स मुझे ऑलरेडी वहीं से मिले। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप इमेजेस को जब आप मैनिपुलेट करने की बात करते हैं तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर आपको ज़रूरत पड़ते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। SMTP स्टैंड्स फॉर डैश। तो SMTP क्या है एंड किसके लिए स्टैंड करता है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये SMTP किस लिए ज़रूरत पड़ता है हमें, हम जब मैसेजेस सेंड करते हैं ईमेल एड्रेस पे जब हम मैसेजेस सेंड करते हैं तो दिस प्रोटोकॉल इज़ हेल्पिंग अस। ओके, मैसेजेस को सेंड करने में ईमेल एड्रेसेस पे। तो ये आप याद रखेंगे सिंपल मेल ट्रांसफ़र
प्रोटोकॉल। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और प्रोटोकॉल होता है POP, इसका क्या फुल फॉर्म है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ओके। एंड ये किस लिए हमें जरूरत पड़ता है? मैसेजेस को रिट्रीव करने के लिए। मैसेजेस को रिट्रीव करने के लिए हमें जरूरत पड़ता है कहाँ पे? मेल में, ओके। ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 50 हमारे पास है, इन MS Excel बार चार्ट्स आर यूज टू शो। बहुत सारे चार्ट्स होते हैं, उनमें से बार चार्ट्स जो हैं MS Excel में वो हमें किसके लिए ज़रूरत पड़ते हैं? तो मैं आपको बता दूं, कंपैरिजंस के लिए ज़रूरत पड़ते हैं, ओके। कंपैरिजंस के लिए आपको बार चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, किसमें? MS Excel में, ओके। MS Excel की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। MS Excel की अब बात हम करते हैं, तो जब बार चार्ट्स होते हैं, बार चार्ट्स हमें किस लिए ज़रूरत पड़ते हैं? कंपैरिजंस के लिए। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि और भी बहुत तरह के चार्ट्स होते हैं, जिस तरह से आपका लाइन चार्ट हो गया, आपका पाई चार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको MS Excel में मिलेंगी। तो प्रोपोर्शनल अगर हम साइज़ की बात करें तो ये आपको किस में मिलता है? पाई चार्ट में। आपको डेटा इंटरप्रेशन का क्वेश्चन आया होगा कभी पाई चार्ट में, तो वहाँ पे आपको दिया होता है इस तरह से, इस तरह से, सॉरी दिस वे, दिस में यहाँ पे 10%, यहाँ पे 15%, तो ये प्रोपोर्शन बताता है। सो दिस इज पाई चार्ट। मैग्नीट्यूड की बात हम करें तो मैग्नीट्यूड आपको किस में देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है एरिया चार्ट में, ओके। तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 हमारे पास है, डैश वायरस ट्रिक्स द एंटीवायरस बाय अपीयरिंग एज नेसेसरी फाइल। तो कौन सा वायरस जो है वो एंटीवायरस को बेवकूफ़ बनाता है कि भाई मैं बहुत ज़रूरी फाइल हूँ, मुझे तो डिटेक्ट नहीं करना। तो ये हमारे पास है कौन सा वायरस? तो ये आपका है स्टेल्थ वायरस, ओके। स्टेल्थ वायरस जो है ये आपका ट्रिक करता है एंटीवायरस को, ताकि ये डिटेक्ट ना हो पाए। लेकिन आर्मर्ड वायरस कौन सा है? कि ये प्रोटेक्टेड होता है एंटीवायरस से। ये इस तरह से बनाया जाता है कि एंटीवायरस इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ओके। तो दिस इज आर्मर्ड वायरस, ओके। फैट वायरस क्या है? ये फाइल एलोकेशन सिस्टम जो होता है उसको इन्फेक्ट करता है। फाइल एलोकेशन सिस्टम को इन्फेक्ट करता है फैट वायरस, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 हमारे पास है। 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस। तो एंटीवायरस इनमें से कौन सा नहीं है भाई? तो सोफोज है, नॉर्टन है, कैस्पर्सिस है। लेकिन एवेस्ट क्लॉक नाम से कोई एंटीवायरस नहीं है। एवेस्ट नाम से आपको एंटीवायरस मिल जाएगा, लेकिन एवेस्ट क्लॉक नाम से आपको एंटीवायरस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक करके मैंने ये क्वेश्चन डाला है, ओके। आप ऐसा बोलेंगे सर ये तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। नहीं भाई, एवेस्ट क्लॉक से कोई एंटीवायरस नहीं है, एवेस्ट नाम से एंटीवायरस है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द स्लाइड इन द MS पावर पॉइंट व्हेन वी क्लिक द माउस। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि SSB पूछ रहा है प्रैक्टिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब हम पावर पॉइंट MS पावर पॉइंट में जाते हैं एंड हमें स्लाइड्स को, एक दूसरे स्लाइड्स को क्लिक करना है, तो हम बार बार किसको क्लिक करते हैं ताकि दूसरा स्लाइड आता रहता है? तो ट्रिगर कहते हैं उसके, ओके। ट्रिगर कहते हैं उसके। एंड इसके अलावा आप F5 से भी, अगर F5 को आप क्लिक करते रहेंगे तो आपका नया नया स्लाइड्स आता रहेगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रिगर की हम बात करते हैं जब हम माउस यूज करते हैं, ओके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 है, कंट्रोल प्लस एंड इन द MS पावर पॉइंट हेल्प्स अस इन मूविंग द कर्सर टू। कंट्रोल प्लस एंड जब हम MS पावर पॉइंट में क्लिक करते हैं तो ये कहाँ पे हमें लेके जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये हमें लेके जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो आप देख पा रहे हैं, एंड ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के एंड में ये आपको ले जाएगा अगर आप कंट्रोल प्लस एंड करेंगे MS पावर पॉइंट में यूज, ओके। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल प्लस होम करेंगे, कंट्रोल प्लस होम, तो ये आपको प्रेजेंटेशन के बिगिनिंग में लेके जाएगा, ओके। ये आप रखेंगे याद। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 55 हमारे पास है, वॉशिंग मशीन्स, ATMs एक्स्ट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? तो ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओके। ये हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आपके घरों में ही होते हैं। तो ये फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस तरह से अब SSB का ट्रेंड आ रहा है कंप्यूटर सेक्शन में कि वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम पे आपको राउटर पे क्वेश्चन आया था कि भाई ट्रैफिकिंग में क्या यूज़ किया जाता है? तो राउटर किया जाता है ट्रैफिक कंट्रोल में यूज़,
ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, ये एयरवेज में होता है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए होता है। एंड अगर बाकी नेटवर्किंग सिस्टम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे तो वहाँ पे क्रैश हो सकते हैं प्लेन, क्योंकि बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। ओके, इसलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 56 हमारे पास है, इन कंप्यूटर नेटवर्किंग कैन स्टैंड्स फॉर। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो कैन है वो क्या है, ये तेल का कैन नहीं है बिल्कुल भी, ये हमारे पास है कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, कैंपस एरिया नेटवर्क, तो कैन स्टैंड्स फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क, आप रखेंगे ये याद। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये है करेक्ट ऑप्शन इसका। ओके, कैंपस एरिया नेटवर्क। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पैन भी होता है, पैन कार्ड नहीं है ये। पर्सनल एरिया नेटवर्क है, वैन है आपके पास। ये वाइड एरिया नेटवर्क है, मैन है आपके पास, ये आदमी नहीं है। मेट्रोपॉल एरिया नेटवर्क। एंड इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि क्लोज एरिया नेटवर्क, कस्टम एरिया नेटवर्क एंड कॉमन एरिया नेटवर्क के यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। कैंपस एरिया नेटवर्क है इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीडीएफ रीडर। तो पीडीएफ को रीड करने के लिए बहुत सारे रीडर्स चाहिए। तो नाइट्रो रीडर है, गूगल ड्राइव रीडर है, जेवेलिन रीडर है। तो यहाँ पे रीडर कौन सा नहीं है, नॉट ए पीडीएफ रीडर, तो मैकेफे, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारे पास एंटीवायरस। एक और एंटीवायरस के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। तो मेरे हमेशा जब मैं ऑप्शंस को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो कोशिश यही रहती है कि भाई आपका फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। जितना भी आप टाइम मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, एटलीस्ट आपका टाइम वेस्ट ना हो, ऐसी फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये नॉट है बताना था। 58 हमारे पास है, डैश कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन। तो यहाँ पे बात क्या है कि भाई आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, एंड हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है बहुत सारी लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में। एंड यहाँ पे हमें बताना है कि भाई जब मशीन लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है लाइन बाय लाइन, तो तब हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, तो मैं आपको बता दूँ, इंटरप्रेटर ज़रूरत पड़ता है। ओके, इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है जब लाइन बाय लाइन हमें क्या करना है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, ये होल प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। एंड इंटरप्रेटर में हमारे पास लाइन बाय लाइन होता है, लाइन बाय लाइन, ये आप रखेंगे याद। एंड यहाँ पे असेंबलर की बात करें तो ये असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 59 हमारे पास है, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रिपीट्स द सेम इंस्ट्रक्शंस और प्रोसेसेस द सेम इंफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है, बार बार रिप्ले करता है, तो उसको हम लूप कहते हैं। कभी आपने देखा होगा फिल्मों में कि क्या होता है, चोरी करने के लिए वो वीडियो लूप लगा देते हैं और उनको सीसी कैमराज में वही दिखता रहता है जो 10 मिनट पहले हुआ होता है। उसे आपने फिल्म मूवी में देखा होगा, सीसी कैमराज में जब लूप कर दिया जाता है तो 10 मिनट पहले वाली रिकॉर्डिंग आपको वही दिखती रहती है, एंड उसके बाद जो हो रहा है वो आपको नहीं दिखता है। तो उससे क्या होता है, चोरी में आसानी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे क्वेरी अगर हम देखें तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये होता है। ये असल में डेटा के लिए रिक्वेस्ट डाली जाती है, उसको क्यूरी कहते हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ बग जो है, ये आपको पता है, ये कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर जब आ जाता है उसको कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 हमारे पास है, द कनेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ चिप्स ऑन द मदर बोर्ड आर नोन एज। तो मदर बोर्ड पे जो कनेक्टिंग चिप्स होती हैं इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं सॉकेट्स, ये आप रखेंगे याद। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एमसीक्यू सेशन एंड रजिस्टर्स। आपको पता है ये मेमोरी होती हैं, बहुत फास्ट मेमोरी होती है ये। तो चलते हैं हम अपने, अब नहीं चलना है हमें क्योंकि हमारा जो मॉक टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है। एंड ये जो है ये आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि चैनल बढ़ेगा, चैनल ग्रो करेगा तो ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, ज़्यादा मोटिवेशन आएगी तो ज़्यादा अच्छा कंटेंट आएगा। क्योंकि आई एम ऑल एन ऑन पर्सन हु इज़ डूइंग एडिटिंग, रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें मुझे अकेले में करनी पड़ती हैं। इट इज़ टेकिंग अराउंड 6 hours to make this mock test and to record this mock test, and after editing a lot of things, background में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बनाया है इसी तरह से है कि आपको अच्छा लगना चाहिए।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए मॉक टेस्ट के साथ। तब तक आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें एंड बाकी लोगों से यार शेयर कर लें, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत जगहों पे मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से मॉक टेस्ट बहुत कम जगहों पे कराए जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट व्यूज़, दिस इज़ अबाउट हेल्पिंग यू पीपल, दिस इज़ अबाउट हेल्पिंग यू पीपल इन रिवाइजिंग एंड क्रैकिंग SSB। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन गुड बाय, टेक केयर।